सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज है एच-टेट पीवाईक्यू सीरीज़ की हमारी चौथी वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियो में 1 में 2 में हम कर चुके हैं पीजीटी के मैथ्स और रीज़निंग का पोर्शन, और इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं टीजीटी का रीज़निंग का पोर्शन। आज हम करेंगे मैथ्स का सॉल्यूशंस। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कोशिश करूँगा कि जो बिल्कुल बेसिक तरीके से जिसमें जो भी हैं एप्लीकेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उनका दिमाग चल सके, उस तरीके से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। देखो, समझाने में टाइम लगता है, थोड़ा तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए इस बात का अपना ख्याल रखें कि जो ये रिकमेंडेड स्पीड है, ये आपकी 1.25x रखी है मैंने, कि भई आप इस स्पीड में देखें। मैं बिल्कुल अपना आराम से, प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और इसके बाद जो एक हमारा पीआरटी का और पेपर बचा है स्टेट का, उसको करने के बाद हम अभी, आपको पता होगा, रिसेंटली डीएसएसबी में पीआरटी की वैकेंसीज़ आई हैं। कुछ 1180 कुछ पीआरटी वैकेंसी आई हैं। तो हम उससे रिलेटेड कुछ एक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, या कुछ और डिफरेंट टॉपिक वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी आज हम अपना जो भी क्वेश्चन सीरीज है शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई, बाई सेलिंग एन आइटम फॉर ₹153 ए मैन गेट्स लॉस ऑफ 10%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल देम टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो स्टेटमेंट एक बार आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है, ठीक है? तो स्टेटमेंट हमने कंप्लीट पढ़ ली कि भाई कोई भी चीज़ है, मतलब एक सेलर है, किसी भी एक वस्तु को बेचने में 153 रुपये में अगर वो बेचता है, कितने बेचता है भाई? 153 में। तो उसको कितने रुपए का लॉस होता है? उसको होता है 10% का लॉस, मतलब रुपए का नहीं है, परसेंट का है। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहूँगा कि हम, जैसे जो लॉस और प्रॉफिट है, वो होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलते हैं इसको, ठीक है? हिंदी वाले भी अपना क्रय मूल्य बोलते हैं। तो सीपी पे काउंट होता है, और सीपी को आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा 100 मान के चलिए। 100 अगर आप मान के चलेंगे तो उस पे आपको लॉस निकालना या प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम इस केस में भी क्या करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सी पी इज इक्वल टू 100, अदरवाइज आपको तो डायरेक्ट करना है। अगर सी पी 100 है और उसको 10% का लॉस होता है, तो आपका एस पी कितना होगा? तो 10% इसमें से माइनस कर देंगे तो एस पी हमारा आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 90। अब आपको पता है कि 10% लॉस पे हमारा तो 90 बना, और एक्चुअल में है कितना? 153। तो मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 90 की वैल्यू 153 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 153 डिवाइड बाई 90, ठीक? अब हमें बताना क्या है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब इस पे 20% निकालूंगा मैं, ये तो -10% था। अगर 20% लाभ है तो प्लस करूंगा, और प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 120 की। तो अब सीधा सा हिसाब हो गया, सिंपल सा मैथ्स बचा है आपको। एक हिंदी में बोलते हैं इकाई मेथड, ठीक है? तो वो लगाना है। अब सिंपली आप लगा सकते हो, 0 से 0 गया, और 9 से ये गया 153, 17 निमा 153। अब इनकी गुणा कर दे, 17 और 12, 17 दूनी 34, 3, 17 और 3 20। तो आपका 204 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि भाई अ, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो कोई नया भी देख रहा है तो उसको समझ आ जाए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक्स कोई काम, एक काम को 6 दिन में करता है, वाई उसी काम को 8 दिन में कर लेता है, लेकिन तीनों मिलके, मतलब जेड और मिल जाता है उनके साथ, और अब तीनों मिलके उसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। तीनों को काम खत्म होने के बाद 2000 रुपये मिलते हैं। तो बताओ कि जेड को कितने रुपए मिले? देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस
एक एक लाइन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लिख लेनी है कि भाई एक्स है, एक्स कितने दिन में कर लेता है भाई 6 दिन में, ठीक है। वाई कितने दिन में कर लेता है भाई 8 दिन में, और एक्स प्लस वाई प्लस और जेड कितने दिन में कर लेते हैं भाई 3 दिन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना जेड की सहायता से तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो अब एलसीएम कितना आया, अब एलसीएम लेना भी कभी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी के लिए ये बहुत छोटी संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम आप इजीली ले सकते हो, और इनका एलसीएम ले लिया हमने 24, ठीक है। तो 24 लेने पे आप देखेंगे तो 6 चौका 24, ये तो उनके डेज हैं, और ये है उनकी एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क, ये आपको पता ही होगा। तो एफिशिएंसी 6 चौका 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठा 24, मतलब भाई अकेले एक्स की एफिशिएंसी हो गई 4, मतलब भाई एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितने करेगा 24। वाई एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा 24, और तीनों अगर मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं तो 3 दिन में करेंगे 24। तो इस पर्पज से मैंने ये लिखा है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब एफिशिएंसी, अब देखो जो बंदा जितना काम करता है ना, वर्क करता है, उस अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिलते हैं। वेजेस क्या होता है, मेहनत आना, ठीक है, पैसे, और वर्क होता है भाई काम, जितना काम करेगा उतने पैसे मिलते हैं, हमें भी पता है इस बात का, डेली रूटीन की बात है। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पे, वर्क देख लेंगे, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद हमें काम निकालना पड़ेगा कि भाई कितना काम कोई करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, एक्स की है 4, वाई की है 3, और जेड की कितनी होगी, टोटल तीनों की 8 है, टोटल तीनों की 8 है, और एक्स की 4 है, वाई की 3 है, तो जेड की होगी मेरे भाई 1, तो 1 आ गई जेड की एफिशिएंसी। तो अब जब भी, ये खास बात है, अभी इस चीज़ को इसका खास ख्याल रखना, जब भी तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों चारों जितने भी लोग हैं, तीनों या मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है, काम करते हैं, तो उस केस में जो एफिशिएंसी होती है ना, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है वेजेस, मतलब भाई जो बंदे के काम करने की निपुणता है वो ही डायरेक्टली, मतलब उसी हिसाब से ही बंदे को पैसे मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल में तो क्या होता है, वर्क के अकॉर्डिंग मिलते हैं पैसे, लेकिन जब तीनों मिलके काम करते हैं तो उस केस में जो भी आपका एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कितना है, हमें जेड को मिलेंगे 1 के हिसाब से, तो टोटल 8 है, 8 के हिसाब से टोटल पैसे कितने मिले 2000 रुपये, और एक के मतलब जेड का 1 है तो 1 को कितने पैसे मिले, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, 2000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, ये 250 रुपये भाई उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आई होप मैं सारी चीज़ें, देखो क्या है कि बहुत ही थोड़ा टाइम रहता है क्वेश्चन को समझाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि एक हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा टाइम लगे, बट जो बात बता रहा हूँ एक एक बात बहुत काम की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देख के ही आदमी डर जाए ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, जिनको मैथ्स नहीं आता मैं लिख के दे रहा हूँ वो बंदा देखते ही इसको स्किप कर देगा, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो ही इस पे टाइम लगाएगा, बट बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे हम कैसे कि भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पहले कई बंदे हैं ना यहाँ तक पढ़ के छोड़ देंगे, अरे आगे देखो भाई वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी है स्क्वायर रूट निकालना वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये सब आई होप आपको सोल्व करना आता होगा। 1 1 सही 3/4, देखो इंग्लिश में मेरे को नहीं पता कैसे बोलते हैं इसको, लेकिन हिंदी में बोलते हैं 1 सही 3/4। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इन दोनों की गुणा होती है और ये जुड़ता है, ठीक है, 4 एकम 4 और 3 7, और जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रहेगा, मतलब हर हर बोलते हैं हिंदी में, वो ऐसे ही रहेगा ये। तो अब दूसरे को हम कैसे करेंगे, 2 से 1/3 को, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अच्छा तीसरे को कैसे करेंगे, एक से, अच्छा नीचे तो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ पावर्स का डिफरेंस है। अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि जो ए स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक।
तो ये फार्मूला हमें अभी काम आएगा। कैसे काम आएगा अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 7/4 मतलब 1/3 को मैं x मान लेता हूँ, और इस 7/3 को y मान लेता हूँ, मतलब 2 से 1/3 को y मान लेता हूँ। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, हमारी इक्वेशन बनेगी x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता एक्स स्क्वेयर की पावर 2 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ऐसा इसलिए है कि जब भी हम ब्रैकेट के ऊपर पावर लेते हैं तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 ही तो आएगा। तो मैंने थोड़ा ईज के लिए ऐसे लिख लिया। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को प्रोसीड ऐसे करेंगे कि हमें पता है नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, ये हमें परेशान कर रहा है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो हमें पता चला कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आगे जाके कट जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओगे तभी आप दूसरों से आगे निकलोगे। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आप भी तो दूसरों की तरह ऐसे ही बैठे रह जाओगे। तो दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ तो दिमाग, आँख, कान, नाक सब खुले रखना। ठीक है चलो, तो अभी यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और दूसरा इसके मल्टीप्लाई में मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, असल में तो हमारा ए ये है बी ये है, तो ए ये माइनस बी, ए प्लस बी ये है। नीचे क्या था, नीचे था ये। अब आप देख रहे होंगे क्या ये ऐसे कट नहीं सकता, कट सकता है, तो कट सकता तो काटो इसको। बस बचा क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बचा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिंपली देखना है कि भाई 7/4 का स्क्वेयर कितना होगा, 49/16। देखो यही तो है एक्स, और वाई ये है, तो इसका मतलब होगा 49/9 वाई का। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि हमें स्क्वेयर रूट निकालना भाई, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो भाई अब थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, मान लो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। चलो देखो वर्गमूल निकालना है हमें, पहले तो ये पता होना चाहिए ऐसे, और 49 मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो 1/16 प्लस 1/9 बच गया। ठीक है, अब 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। मतलब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 हमने बाहर ले लिया, अंदर ये रूट बच गया है। अब एलसीएम आपको लेना आता ही है, तो 16 निमा 144, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 144, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 16। अब आगे चलिए, तो 7 रूट में कितना आ गया, 25/144। देखो आपको 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो अब आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि 7 × 5, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और बटा बटा होता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 7×5 = 35/12, ये आ गया। अब इसको हमने तोड़ना है इस फॉर्म में। देखो ये अलग अलग फॉर्म दी हुई हैं, ठीक है, ये अलग अलग ऐसे दी हुई हैं, तो इसको तोड़ना है। कैसे करेंगे हम, तो आपको पता ही है, 12 एकम 12 ऐसे लिख लेंगे, 12 दूनी 24, जहाँ तक जाता है तब वहाँ तक लिखेंगे, 12 दूनी 24। 12 तिया 36 होता तो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 पे रुक जाएंगे, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। रिमाइंडर बचा 11, और डिवाइड में आपका 12 ही रहेगा। अगर आप जिस तरीके से मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया वैसे ओपन करोगे तो 12 दूनी 24 और 11 35/12 आना चाहिए। तो इसको ऐसे खोलते हैं। ठीक है, इसको दोबारा आराम से सुन लेना कि मैंने कैसे किया है। तो इसका आंसर होगा 2 से ही 11/12, जो कि आपका इनको मैं मिटा देता हूँ, और जो कि आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई 11 से 50 तक की ऐसी कितनी संख्या है भाई, नंबर ऑफ अपने वो बताने हैं, संख्या के इसको नंबर ही बोलते हैं, सॉरी नंबर ऑफ नंबर्स। या इसमें लिखा हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50, जो 7 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी लेकिन 3 से नहीं होनी चाहिए।
तो इसका वैसे एक अलग तरीका होता है, अगर बहुत बड़ी कुछ सीरीज दे रखी होती है या ये दिखा दिया होता है 250 तक 500 तक, तब हम उस तरीकों को लगाते हैं। लेकिन अभी ये बहुत छोटा पार्ट है, तो इसको हम जो सिंपलेस्ट तरीका है उस तरीके से ही करेंगे। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, हम सिंपली ये देख लेंगे भाई 7 से जो डिवाइड हो जाए 11 के बाद कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो भाई 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 7 छिका 42, 7 सत्तो 49। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं भाई, ये संख्याएं आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 11 से लेके 50 के बीच में। अब 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो डिवाइड हो कुछ कौन कौन सी रही हैं 3 से भाई। 3 से 14 से 14 3 से हो रहा नहीं हो रहा, 21 हाँ भाई हो रहा है, ठीक है 21 हो रहा है, 28 नहीं हो रहा, 35 नहीं हो रहा, 42। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि भाई डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 1 3, 3 से हो रहा है, 4 और 2 6, 3 से हो रहा है, तो 42 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। अब हमारी कितनी ऐसी संख्याएं बच गई जो 3 से डिवाइड तो नहीं हो रही लेकिन 7 से हो रही हैं। 1 2 3 और 4, तो 4 आएगा ना आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हर पेपर में मतलब हर पोर्शन में या हर पेपर में ये आ ही रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक है। तो इसको आप क्वेश्चन वाइज भी करेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो नोट्स बनाएंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। आपको एसएससी जितना नहीं पढ़ने की ज़रूरत, सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपके टीचिंग वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन आराम से हो सके। तो इतना ही काफ़ी है, आपको पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो इसमें लिखा है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट एट 20% CI विल बी मोर देन डबल्ड इज। मतलब ये बात कह रहा है कि भाई हम जितना भी पैसे लगाएं और वो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम वो पैसे लगाएं तो कितने साल तक हम लगाएं कि वो हमारे डबल से ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, तो चलो हम अपनी ईज के लिए मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये लगाए। ठीक, और मैंने अभी ट्री मेथड बताया था जब हम पीजीटी का मैथ्स का पोर्शन कर रहे थे। तो ट्री मेथड कैसे लगेगा, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो ऐसा ही हमने यहाँ पे लिखा था, उसके नीचे जो लाइन चलेगी जो कितनी भी हो वो CI आएगा। मतलब CI तो ये इसको और इसको मिला के ये CI होता है, मतलब ये CI और SI का डिफरेंस होगा जो भी इस लाइन के नीचे होगा। ठीक है, CI तो पूरा कंप्लीट होता है, CI तो ये पूरा कंप्लीट होगा जो भी नीचे तक होगा, ऊपर वाला SI होगा, नीचे वाला डिफरेंस होगा इस लाइन के। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि भाई 20% पे पहले साल कितना इंटरेस्ट बनता है, 20 रुपये। दूसरे साल कितना बनता है भाई, 20 रुपये। लेकिन इस 20 के ऊपर भी 20% लगेगा तो कितना बनेगा, 4। या फिर 20% को आप सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं 1/5। ये तो आपको आता ही, 20/100 करोगे तो 1/5 बन जाएगा। और इसका 1/5 कर लो, ठीक है, और इसका 1/5 कर लो, तो 20 का 1/5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर तीसरे साल अभी आप देख रहे हो कि हमें 100 का 200 से प्लस बनाना है, मोर देन 200 बनाना है। तो क्या बन रहा है, 100 तो है ही है, 20 20 40 और 4 44 ही हुआ। नहीं, अभी तीसरे साल हमें जाना पड़ेगा। तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा 100 पे वो लगेगा 20, पहले 20 पे लगेगा 4, दूसरे 20 पे लगेगा वही 4, क्योंकि इनका 1/5 1/5 ही तो करेंगे, ये भी जैसे 1/5 ही है। ठीक है, 4, फिर इस 4 पे भी लगेगा तो 4/5। आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है बताना है कितना बताना है कि लीस्ट नंबर सम ऑफ मनी इतना विल बी मोर देन बताना, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं बताना। तो इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब आपने देखा कि 20 या 60, 4 64 68 72, 72 ही हुआ 3 साल का। तो हमें चौथे साल में भी जाना पड़ेगा। फोर्थ ईयर का देखो, अभी फोर्थ ईयर का क्या बनेगा। फोर्थ ईयर में भाई फिर 20 लग गया तो 80 हो गया। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर 80 हो गया ना तो इसका मतलब ये 100 के करीब पहुंच गया है। अब
इस 20 पे लगेगा 4, इस 20 पे लगेगा 4, इस 20 पे लगेगा 4, 4। ठीक है, कितना हो गया? आप वैसे ही गिनोगे ना, इतने से पोर्शन को ही, ए ये 4 वाला ही पोर्शन गिन लो आप बस। इनको इसके नीचे और भी लगेगा, इस 4 पे लगेगा, इस 4 पे लगेगा, इस 4 पे लगेगा, इस 4/5 पे भी लगेगा। छोड़ो, हमने तो सिर्फ जितना क्वेश्चन में पूछा उतना ही करना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 20, 40, 60, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। तो 100 पार हो गया ना। अभी तो और भी हमारा लेना बाकी था। इट मीन्स कितने साल लगेंगे भाई? 4 साल। ठीक है, ये बहुत इजीली आप कर सकते थे, लेकिन ये मैंने इसीलिए समझाया है कि आपको पता रहे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इस लाइन के ऊपर हर एक साल सेम ही रहेगा। इसके नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है, पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल ये इतना आएगा, तीसरे साल ये इतना आएगा, चौथे साल फिर ये जो भी हो चलता रहेगा। और पूरा जो ये कंप्लीट है, जितना भी साल का पूछा हो वो हमारा पूरा होता है CI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है ये क्वेश्चन। यदि एक मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, भाई इंग्लिश वालों, उन्नयन कोण क्या होता है? एलिवेशन। एलिवेशन होता है, ये लिखा भी है बराबर में। तो एलिवेशन कैसा होता है? देखो भाई, यहाँ पे मैंने सूरज बना दिया। ठीक है, मान लो आपकी बिल्डिंग है, सॉरी बिल्डिंग छोड़ो, मीनार बोला तो अब मान लो कुतुब मीनार गए हो। भाई कुतुब मीनार पे क्या है भाई? सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ी, सूर्य की रोशनी, चलो पीली मान लेता हूँ, पीली रोशनी पड़ी। तो अब कैसे फिर छाया बनेगी? छाया ऐसे बनेगी, बनेगी ना। और मीनार है, ये कुतुब मीनार का जो फुट है यहाँ है, और उसकी जो भी शेडो है वो इतनी बनेगी। शेडो कौन से? देखो लो, मैं इस कलर से बना देता हूँ। ये आपकी शेडो है भाई, ये मीनार की ऊंचाई है भाई। ठीक है, अब हमें पता है क्या दे रखा है भाई? 2√3 मीनार की ऊंचाई दे रखी है और शेडो की दे रखी है 2 मीटर। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? ये बताना है ये। ठीक, अब मान लो आप देखोगे कि भाई एंगल निकाल सकते हैं हम, जो भी क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट का यूज करके एंगल निकाल सकते हैं? नहीं। एंगल कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे हैं, अभी कुछ मैं बात भी कर रहा था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 2√3 मतलब हाइट, और बेस कितना दे रखा है? 2, काट दो, कितना बचेगा? √3। और टेन थीटा की √3 वैल्यू कब होती है? आपको वैल्यूज याद होंगी, नहीं तो याद ऐसे करना होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साफ सा ही लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। देखो, टेन थीटा की वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मान लो ये सिर्फ पर्टिकुलरली टेन थीटा का है, कोट थीटा इसका उल्टा होता है। देखो, पहले 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, फिर सॉरी 60 डिग्री पे नहीं, 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, और फिर 90 डिग्री पे। कैसे याद रखना है? आपको गिनती चलानी है। गिनती कैसे चलानी है? जीरो से चलाएंगे, जीरो से चलाएंगे हम। ठीक है भाई, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके डिवाइड में चल करना है हमने, यहाँ से उल्टी गिनती चलाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब वैल्यू कैसे होंगी? ये तो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी। अच्छा, अभी इनका रूट भी लेना है। ठीक है, ये भी हमेशा याद रखना, इनका रूट भी लेना है। ये तो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1/√3, ये हो जाएगी 1, 1 का रूट 1 होता है, ये हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? 0 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि भाई √3 कहाँ वैल्यू आ रही है? वो आ रही है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे वैल्यू आ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को समझा है।
ऐसे ही देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अगर देख रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से आ रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एडवांस मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लेंगे हम। तो अभी देखो हम सिंपली लिख लेते हैं पहले, सीकेंट 90 - a माइनस कोट a कोस 90 - a इंटू 10 90 - a। ये देखो आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, पहले तो ये जो 90 - a आपको देख के ऐसे परेशान कर रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई क्या होता है, जब भी आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का बारे में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं इनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि 90 वाले केस में सीकेंट का रिलेशन होता है कोसिकेंट के साथ, तो 90 - a किस में कन्वर्ट कर देगा, कोसिकेंट a में। कोट का होता है 10 के साथ, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। कोस का होता है साइन के साथ, तो कोस 90 - a मतलब साइन a। और 10 90 - a अभी मैंने बताया कोट का होता है 10 के साथ, और 10 का होता है कोट के साथ, तो कोट a। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 कोट ए हो गए, 1 साइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिख लूँ मैं, तो कोट को मैंने लिख दिया, ये होता है आपका कोस ए बाई साइन ए। साइन ए, इसको कोट ए को मैंने कोट ए ही रखा, दूसरे से काम चल जाएगा भाई, साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पे बचेगा कोस ए, और ये बचेगा कोसिकेंट ए। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने इस कोट ए को भी क्या करा, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, मैंने इसको भी क्या लिख दिया, कोस ए वाई साइन ए। ठीक है, अब हमें पता चला, मैंने इसका ले लिया एलसीएम, भाई एलसीएम ले लिया अगले बारी में, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई कोसिकेंट ए माइनस कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाई साइन ए, इसका हमने एलसीएम लिया है। अब आपको पता होगा कि साइन का उल्टा, जैसे टेन का उल्टा कोट होता है, सीकेंट का उल्टा कोस होता है, और साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, इनका ऐसे रिलेशन होता है, मतलब भाई साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए। अब इसको आप लिखोगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट गए तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाई साइन ए। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी कि भाई साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। अब मान लो मैं कोस को इस तरफ ले जाऊंगा तो कोस माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वेयर ए, और डिवाइड में अपना क्या है, साइन ए। तो क्या हम इसको ऐसे काट नहीं सकते, तो बन जाएगा भाई साइन ए। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशो। कोन क्या होता है भाई, कोन होता है शंकु। शंकु कैसे बनता है, ए ले ए भाई बना दिया शंकु। ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी रेडियस होती है, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, और ये हमारी होती है स्लैंट हाइट, उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइट और सॉरी रेडियस और हाइट का मतलब आर और एच का रेशो दे रखा है भाई 5:12। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है भाई 314 मीटर क्यूब। अब डायमीटर ऑफ द बेस पूछा है। अब देखो इसका तो हमारा रोल है नहीं, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। तो फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एक, अच्छा पहले वो वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पाई की वैल्यू देखो जब नहीं दे रखी है तो 22/7 देना, लेकिन यहाँ पे दे रखी है तो हम 3.14 ही लेंगे। ओके, अब
यहाँ पे मैं इसको x दे दिया, इसको x दे दिया, तो आपके लिए ईजी हो। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 314, 1/3, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, आर स्क्वेयर मतलब 5x का स्क्वेयर हो गया 25x², एच कितना है 12x। ठीक, अब इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 100। 314 से 314 गया, अरे सारे ही कट गए तो, हाँ 314 से 314 गया। अब 25 से 25, अबे ये हो क्या रहा है, 25 से ये 4 पे गया, और 4 तिया 12, ये आपका 12 से 12 गया। अब क्या बच गया, कुछ नहीं, सब कुछ तो कट गया। अब हमें पता चला कि भाई एक्स क्यूब, देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 मतलब एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, और एक्स की वैल्यू 1 होगी तो मतलब भाई ये एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये 5/12 ही है, एक्चुअल वैल्यू है, ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या निकालना है हमें, रेडियस, ना सॉरी डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 × r कितनी 5, तो 10 मीटर, 10 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 10 मीटर। अब देखो भाई 10th क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप, भाई मैं तो देख के हैरान हो गया, इतना एडवांस मैथ्स आ रहा है, बिल्कुल एसएससी की तरह। बस ये है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर दूसरों से अलग कुछ करना है तो आपको इस पोर्शन पे भी ध्यान देना ही चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बस आपको कोई भी डाउट है आप पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, इंग्लिश में मैं बता दूं, एक रोम्बस, रोम्बस को समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, उसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, मतलब सेम इन द सेंस इक्वल होती हैं, लेकिन वो थोड़ा से स्लांट होता है। जैसे स्क्वायर तो सीधा बना होता है, लेकिन ये थोड़ा स्लांट होता है, ये किसी एंगल पे होता है, यहाँ पे कुछ एंगल होता है। ठीक है, अब उसका परिमाप मतलब पैरामीटर दे रखा है, भाई पैरामीटर दे रखा है 52, और इसकी सारी अगर भुजाएं सेम है, साइड्स सेम है, तो अगर मान लो मैंने इसकी साइड मान ली ए इज दिस, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 52/4, क्योंकि 4 साइड है ना, तो सब टोटल का परिमाप 52 है पैरामीटर, तो एक का होगा 13, तो मतलब भाई ए की वैल्यू आ गई 13। कुछ तो हमने निकाला। अब इसके एक विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो इसका हमसे एरिया पूछा है। भाई इस केस में आपको, रोम्बस के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है आपका, यहाँ इससे लिख देता हूँ, d1² प्लस d2² इज इक्वल टू 4a²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके रोम्बस के केस में। अब मैं बता देता हूँ, देखो जो ये डायगोनल है ना, इसको मैंने d1 बोला है, और अरे और ये वाला डायगोनल है, इसको मैंने d2 बोला है। तो अब समझ गए d1 क्या है, d2 क्या है। और ये हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं रोम्बस के केस में, स्क्वायर के केस में भी, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर केस में 90 डिग्री पर ये नहीं काटते। अब देखो हमारे पास d1 दे रखा है, d मतलब एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस d2 क्या है हमें निकालना है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब d2² इज इक्वल टू 24 का ये पहले इसका निकाल लेते हैं, 36, 3 16 चौके 64 और 3 676, और 24 का स्क्वायर होता है 576, इनका डिफरेंस हो गया भाई 100। तो अब देखो d2 कितना आ गया, d2 आ गया भाई 10। ठीक, d2 का स्क्वायर 100 है, तो d2 हो गया 10। अब d2 10 है, अब हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। अब देखो भाई एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई एरिया ऑफ
रोम्बस वो था हाफ D1 D2। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ हल्का सा। ये हमने D1 बोला था, और इस पे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है ना, एक सेकेंड, ये तो 90 डिग्री पे, तो बेस इंटू हाइट नहीं हो गया, तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया ना, वो एरिया आ गया। और फिर ऐसे ही ये 90 डिग्री पे यहाँ कट कर रहा है, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को ही जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं आपका हाफ इंटू D1 24, D2 10, तो ये हो गया 12, तो 120 आपका आंसर होगा, ये 120। ठीक है तो अच्छे क्वेश्चन, आपको मुश्किल लग रहे होंगे, थोड़ा समझ भी कम आ रहा होगा, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भले ही आप बार बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा भाई, इफ द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड its height is 20 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। अब भाई बेलन है, बेलन है, बेलन तो आपको अच्छे से पता होगा। देखो बेलन है भाई, चलो इसको भी ऐसे सिलेंडर, सिलेंडर कोई बेलन बोलते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ये वो वाला बेलन नहीं है तो रसोई में यूज होता है, ठीक है। मतलब वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, इसलिए उसको हम बेलन बोल देते हैं। तो अब बताओ समवृत्ताकार बेलन है जिसका डायमीटर 28 है, मतलब भाई रेडियस की अगर मैं बात करूँ 14 है, और भाई जिसकी हाइट दी हुई है 20, एच है भाई वो भी दे रखी है 20। ठीक, तो हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल में क्या होता है, जो ये घुमावदार एरिया है ना, ये आप देखते होगे, जो भी ऊपर का सरफेस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ना, ये है एक तो एरिया, ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब सरफेस एरिया। लेकिन हमसे टोटल पूछा था, तो टोटल में क्या करेंगे हम, टोटल में इसमें हम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे बना ये भी जोड़ देंगे, तो दो करके एक ही जोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, समवृत्ताकार बोला। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया मैं लिख के दे देता हूँ आपको, इजीली याद हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया एक वृत्त का कितना, एक सर्कल का कितना एरिया होता है πr²। यहाँ पे कितने सर्कल हैं, यहाँ पे दो हैं, एक और दो, तो मैं 2πr² नहीं लिख सकता। अब 2πr यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2πr, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया r, क्योंकि स्क्वायर था ना। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है सरफेस, टोटल सरफेस, टीएस से बोलते हैं इसको, टीएस से ऑफ सिलेंडर। अब हमारा क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या है, 2πr, आर कितना दे रखा है यहाँ पे 14, अच्छा एच कितना है 20, आर है 14, तो अब कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, 7 दूनी 14, अरे इतना 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 22 दूनी 44 और दूनी 88, और गुना में ये कितना हो गया 34। आप देखो टाइम बचाना हो तो टाइम बचाने में आदमी कैसे बचा सकता है, ये मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। पहले तो आपका यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। 2 देख रहे होंगे तो आप इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो आपने सोचा कि भाई ये तो मुश्किल हो गई, तो क्या करेंगे हम 88 को ऐसा, मतलब इसको कैसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें आसपास आंसर मिले। 88 को जो बड़ी संख्या है उसको एज इट इज़ रहने दो, इसको हम 34 की बजाय या तो 40 कर ले, लेकिन वो 40 ज़्यादा दूर हो जाएगा, उससे ईजी है कि इसको 30 मान लें, तो गुणा 30 करते हैं। तो 30 में क्या है, जीरो की तो जीरो लिख लेंगे। अब 3 से 88 की गुना करना ईजी है, 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 26,
हमें पता चला भाई 2640 आ रहा है, जबकि हमने 34 की बजाय 30 लिया है। इसका मतलब 2640 से ज़्यादा आना चाहिए। तो इन दो में से कौन सा आंसर होगा ये। और किसी को यकीन नहीं हो रहा तो भाई पूरी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, 2992 आंसर ही आएगा। ठीक है, अब ये आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये भी आप देखेंगे ना तो ये 3D से आया हुआ है। 3D मतलब वही स्फीयर, सिलेंडर, आपका कॉन्स वगैरह। तो स्फीयर पे क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि भाई द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इतनी क्यूबिक मीटर। तो भाई डायमीटर बताना है, वॉल्यूम हमें बताया हुआ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ये होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप याद रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, 4/3। ठीक है, पाई 22/7, r³ निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है 113, सही 1/7। आज हमने पहले क्वेश्चन में करा था, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 7×3 = 21 में 1 जोड़ दिया 22, 2 7×2 = 14 और न 7 और 2 9 और 7×1 7। ठीक है, तो ये हो गया 792। अब हम इसको कैसे देखेंगे। चलो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 4 से अगर इस 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4×1 = 4, 39, 4×9 = 36, 3 बच गया 32, 4×8 = 32। अब 22 से डिवाइड कर देंगे, चलो 11 से करना इजी है तो हम 11×2 = 22 और 11×1 = 11, 11×8 = 88। फिर 2 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे, हो गया 9। ठीक है, अच्छा, और तो खैर ओह, ये 1/7 तो लिखा ही नहीं है। 1/7 भी तो आएगा, तो इसके बटे में 7 है सारे के में, तो 7 से 7 कट गया। तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ 9 बचा। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ 9 बचा और इधर राइट साइड में 3 बचा। तो 3 उधर जाएगा तो r³ क्या हो जाएगा, तो 9×3 हो जाएगा। 9×3 = 27 और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। और हमें पूछा क्या है, डायमीटर जो कि 2r होता है, तो 6 हमारा आंसर। अब देखो ये नहीं है आपको भाग के ही आंसर लगा देना है कि हाँ भाई 3 आ गया तो 3 ही लगा दिया। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना, दिमाग में रखना है, दिमाग खुला रखना है कि हमसे डायमीटर पूछा ना कि रेडियस। और यही क्या है हमारी रेडियस, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 6 ना कि 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन किए हैं। बाकी पहले तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपसे आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। मान लो नहीं भी आ रहा तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा वो भी बता सकते हो। और ऐसे ही हम अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे और नए नए मेथड्स पे बात करेंगे। जैसे जैसे आपकी पकड़ बनती रहेगी वैसे वैसे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और जल्दी ही हम DSSB के बारे में बात करेंगे, जो PRT का पेपर आया उसकी तैयारी करेंगे। तब तक जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।